स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। मेरे सहयोगी वरुण कुमार आपको दिखाई पड़ रहे हैं मेरे ठीक बगल में। धन धनाधन का कार्यक्रम है और आज 3 बड़ी खबरों के साथ धन धनाधन लेकर हम हाजिर हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जो कि आपके लिए खुशखबरी जैसी है। वरुण जी, मैं ठीक कह रही हूं ना? बिल्कुल। रोजगार के अवसर बढ़ने वाले हैं और नौकरियों के लिए बहुत सारी बम्पर वैकेंसीज निकलने वाली हैं। इसके बाद हम विस्तार से बात करेंगे उस बिल की जो कि गेमिंग से जुड़ा हुआ बिल है, जिसको कि सरकार सदन में लेकर आई है इस सत्र में। और उसके बाद विस्तार देंगे हम रूसी तेल को लेकर कि भारत एक बार फिर रूसी तेल की खरीद शुरू करने वाला है, क्योंकि इसमें रूस ने एक बम्पर ऑफर रखा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वरुण जी, जो मेरे भी इंटरेस्ट का विषय है, ये नौकरियां ही नौकरियां की क्या कहानी है? जी बिल्कुल। देखिए, दिवाली अब बहुत दूर नहीं रह गई है और जो ये सीजन है इसमें बहुत सारी नौकरियां पैदा होती हैं, अमूमन पैदा होती हैं। कोई पहली बार नहीं है कि इस तरीके की नौकरियां हम देखने वाले हैं। तो त्योहारी मौसम जब करीब आता है तो कई तरीके की नई नौकरियां निकलती हैं। ये नौकरियां चाहे जोमेटो या स्विगी से हो सकती हैं, ये नौकरियां अमेजन और फ्लिपकार्ट की हो सकती हैं। रिटेल सेक्टर में ज्यादा बहुत नौकरियां हैं, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि कुछ और सेक्टर भी ऐसे हैं जहां पर बहुत बम्पर नौकरियां निकल रही हैं। तो रिपोर्ट हमें ये बताती है कि जुलाई से दिसंबर के बीच ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र हैं, यहाँ ये क्षेत्र सबसे ज्यादा नए लोगों को नौकरियां देंगे। टीम लीज की एक रिपोर्ट है और ये बताती है 88% कंपनियों ने ये कहा कि वो दूसरी छमाही में अच्छी खासी भर्तियां करने के लिए तैयार हैं। इस सर्वे को मई और जुलाई में विभिन्न क्षेत्रों में किया गया था। इसमें 1065 भारत की 1065 कंपनियों के साथ बातचीत की गई और टीम लीज एडटेक की कैरियर आउटलुक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बड़ी संख्या में नौकरियां भारत में आ रही हैं। खुदरा यानी रिटेल 87%, विनिर्माण क्षेत्र यानी कि जो बनाने से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, कंस्ट्रक्शन, वहां 82% जो भर्तियां हैं वो निकलेंगी। पहले स्थान पर स्टार्टअप्स हैं जहां युवाओं की भारी मांग है। ई कॉमर्स और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स में मजबूत भर्ती की मंशा इस क्षेत्र में विकास को दिखाती है, जो फ्रेशर्स के लिए अवसर पैदा करती है। यानी कि नौकरियां हैं और नौकरियों में फ्रेशर्स को खास तौर पर मौका मिलेगा, यानी कम बजट वाली नौकरियां हैं, बहुत बड़े बड़े बजट वाली नौकरियां नहीं है। टीम लीज एडटेक के सीईओ हैं शांतनु रूज। उन्होंने इस बात को कहा, जैसे जैसे उद्योग तकनीक के साथ विकसित होते हैं, तकनीकी विशेषज्ञता को मानवीय कौशल के साथ मिलाने वाले नए लोग खुद को बेहतर स्थिति में पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जनवरी जून के दौरान 74% से जुलाई दिसंबर के लिए 70% तक ये जो फ्रेशर भर्ती की मंशा है ये थोड़ा कम होती हालांकि दिखाई दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उच्च विकास वाले क्षेत्रों में फ्रेशर्स के लिए मजबूत अवसर बनेंगे और जो डिग्री प्राप्त प्रशिक्षु हैं उनकी मांग में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। ट्रेनीज जो जी बिल्कुल। तो अब यहां पर हमें ये पता चलता है कि जो जैसे जैसे दिवाली नजदीक आती है कई प्रकार की नौकरियां अमूमन मार्केट में आती हैं। अब जो हम पिछले दिनों जिसकी चर्चा भी कर रहे थे और वो इस तरीके की बात थी कि अगर भारत का सामान अमेरिका में नहीं बिकेगा तो यकीनन भारत ये चाहेगा कि वो सामान हमारे घरेलू बाजार में बिके और ताकि जो मांग है हमारी वो बनी रहे। जो हम बाहर सामान बेचते थे उसको अपने ही घर में हम बेचें। तो ऐसी स्थिति में हमने ये देखा सरकार की कोशिश कि सरकार ने जीएसटी काफ़ी कम कर दी। जीएसटी कम होने से प्रतीक्षा होगा ये कि लोगों को सामान सस्ता मिलेगा। सामान सस्ता मिलेगा तो लोग खरीदेंगे ज़्यादा तो हमारा जो अर्थव्यवस्था का पहिया है वो घूमता हुआ हमें दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो कंपनियों का हम देखते हैं कि उनके सोचने समझने का, काम करने का जो तरीका है वो हमें ये बताता है कि लगातार वो नौकरियां देने की इच्छा रख रही हैं और उसमें भी फ्रेशर्स को नौकरियां देने की इच्छा रख रही हैं। हालांकि उसमें ये क्लॉज जरूर है कि अगर आपके पास कोई कौशल दक्षता है, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको कुछ वरीयता दी जाएगी। अगर आपको कुछ पहले से काम आता है तो आपको थोड़ा सा तवज्जो मिलेगी। तो ये यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देता है। रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे 37%, 30%, 26%, यहाँ पर जो ट्रेनी हैं इनकी नियुक्ति के इरादे से सबसे आगे हैं और बड़े उद्यमों की तुलना में छोटे संगठन भी नए कर्मचारियों की नियुक्ति में मजबूत दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हालांकि उनकी नियुक्ति क्षमता जो है वो सीमित है। ये भी पता चलता है कि सेल्स फोर्स का ये जो पूरा बदलाव है ये एआई रणनीति
को भी हमें दिखाता है। खर्च करने वाले जो रणनीतिक निवेशकों की तरफ बढ़ रहा है। एआई एजेंट रणनीतिक कार्यों को लगातार संभालकर लागत कम कर रहे हैं और राजस्व को बढ़ा रहे हैं। तो कंपनियों के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है और जो कंपनियां हैं वो नौकरियां ज्यादा देंगी। ये बात पूरी तरीके से अब प्रतीक्षा यहाँ साफ होती हमें दिखाई पड़ रही है। जी जी, तो ये एक अच्छी खबर है। और वैसे भी जब साल का दूसरा छमाही वाला हिस्सा होता है तो वो फेस्टिवल्स से भरा हुआ होता है, इसलिए भी शायद इस तरीके के मौके और इस बार दिखाई पड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो कि संसद से आई है। सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर पाबंदी चाहती है, लगाना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में यह बिल पेश हो चुका है और उस बिल में क्या कुछ है उसको हम विस्तार से समझते हैं। ऑनलाइन गेमिंग का बाजार कितना बड़ा है, क्या उसकी कहानी है, और आज जो बिल पेश हुआ है वरुण जी उसमें क्या कुछ है। जी देखिए, जो बिल है, बिल ये बताता है कि 2 लाख से ज्यादा नौकरियां और 400 से ज्यादा कंपनियां ये खत्म हो सकती हैं अगर सरकार ये बिल ले आई तो। हाँ, अगर ये कानून बन जाता है तो मामला यह है कि ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है AIGF, ई गेमिंग फेडरेशन है EGF और फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स यानी FIFS, इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है, तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में यह भी कहा गया कि अगर ये बिल पारित हो जाता है तो 2 लाख से ज्यादा नौकरियां चली जाएंगी, 400 से ज्यादा कंपनियां बंद हो जाएंगी और भारत जो है गेमिंग के मार्केट में हमें पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। ये भी उन्होंने कहा कि इस तरीके का जो प्रतिबंध है ये ताबूत में आखिरी कील की तरह साबित होगा और जो करोड़ों उपयोगकर्ता हैं वो विदेशी सट्टेबाजी के जो ऐप हैं उनका इस्तेमाल करने लगेंगे और जो जुआ के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी तरफ चले जाएंगे। ये दिक्कतें हैं उसकी, ये दिक्कतें हैं। तो इसलिए प्लीज ये बिल आप मत लेके आइए और इसको पारित ना होने दीजिए। सरकार से इस तरीके की गुहार लगाई गई है। अब यहां पर मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है हमारे लोगों के लिए जानना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं हो सकता है वो ऑनलाइन गेम खेलते हों, लेकिन ऑनलाइन गेम के कुछ फायदे कुछ नुकसान उस पर लगातार चर्चा हो रही है। अब आपको मैं बता दूं कि जून का एक मामला था जब मद्रास हाई कोर्ट ने रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म जो प्ले गेम्स 24/7 है, हेड डिजिटल वर्क्स, जंगली गेम्स और इन्होंने और तमाम लोगों ने एक याचिका दायर की थी और कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। तमिलनाडु सरकार की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध को इन कंपनियों ने चुनौती दी थी और अदालत ने कहा कि अगर असली पैसा इन्वॉल्व है तब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो असली पैसे को इन्वॉल्व करें। कोर्ट ने यह कहा कि कौशल के खेल से संभावना के खेल को अलग किया जाना चाहिए। ये तर्क इसको खारिज कर दिया और तमिलनाडु सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह बताया था कि वास्तविक धन यानी असली पैसा जिस गेम में इंक्लूड होता है वहां पर गंभीर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं और तमाम लोगों ने ऐसी वजहों से अपनी जान तक दे दी। और शायद इसी मामले के बाद या इसी आदेश के बाद जो है ऑनलाइन गेमिंग जो थी वो शुरुआत में एक डिस्क्लेमर जैसा देने लगे थे, है ना, कि ये आपके लिए परेशानी वाला हो सकता है। बिल्कुल, इसकी आदत लग सकती है। तो रियल मनी प्लेटफॉर्म्स ने केंद्र के IT नियम 2021 का हवाला देते हुए इस बात को कहा था कि ऑनलाइन गेम के लिए खुद को बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं, लेकिन कोर्ट ने इस बात को कहा था कि ये अब तक लागू नहीं हुआ और कोर्ट ने इस बात को भी कहा था कि तमिलनाडु राज्य के पास सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मामलों पर कानून पारित करने की पूरी क्षमता है और तब ऐसी स्थिति बनी कि जो कंपनियां थी उनकी जो मांग थी उसको खारिज कर दिया गया। अब ये देखना होगा कि ये जो विधेयक है क्या ये कानून बनेगा। अगर कानून बनेगा तो आप ये मानिए कि जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बहुत तगड़ी चोट पड़ेगी और अगर ये कानून नहीं बनेगा तो इसको किस तरीके से नियमन इसका किया जाना चाहिए, इसको किस तरह किसी नियमों के दायरे में बांधा जाए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जो स्थिति दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि
तमाम ऐसे रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं कि ऑनलाइन गेमिंग में फंसकर बच्चे ने 2 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कुछ बच्चों गवा ने दिए। आत्महत्या तक कर ली सिर्फ इसी बिल्कुल। ऑनलाइन गेमिंग के तो वजह से। वो जो चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, उनके पैसे खत्म हो रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ रहा है। कई ऐसी चीजें पिछले दिनों हमने लगातार देखी हैं और अब ये देखना होगा कि भारत की संसद इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है, वो क्या सोचती है। क्या ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कोई कानून बनेगा, और बनेगा तो उस कानून के अंदर क्या है, और क्या यदि कुछ होगा? नहीं बनेगा तो नियमों में इस तरीके की चीजों को किस तरह बदलाव बांधा क्या रखा जाएगा। अब इसमें एक चीज ये भी है, मैं चलते चलते एक बार ये बता दूं कि ये जो हमारा बाजार है वो कितना बड़ा है। तो हमें ये पता चलता है कि 2023 में भारत का जो ऑनलाइन गेमिंग का बाजार था ये करीब 23,000 करोड़ रुपए का था, और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि 16,428 करोड़ रुपए, और 2028 तक ये बढ़कर 33,243 करोड़ रुपए तक हो सकता है। एक अन्य अनुमान ये बताता है कि 2023-24 में ऑनलाइन गेमिंग और ई स्पोर्ट इसका जो आकार है वो तकरीबन 33,000 करोड़ यानी कि तकरीबन 4 बिलियन यानी 4 अरब अमेरिकी डॉलर का था। और एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2024 में तकरीबन 30,000 से 31,000 करोड़ का ये बाजार था। 2029 तक ये बढ़कर 70,000 से 75,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। अब यहां पर एक शख्स ऑनलाइन जो गेम खेलता है वो साल में तकरीबन 1,200 रुपए खर्च करता है, और ये जो यूजर्स हैं वो लगातार इसके बढ़ते जा रहे हैं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग के जो यूजर्स हैं वो इतने ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये उसी के हिसाब से ये आंकड़ा है कि ये पैसा भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ठीक। ये मामला इतना बड़ा हो चुका है, शायद इसलिए अब इस पर संसद और सरकार भी संज्ञान ले रही है। जैसा कि वरुण जी ने भी कहा, ये देखना यह है कि ये कानून बनता है तब इसकी क्या व्यवस्था होती है, और अगर नहीं बनता तो नियमों को कैसे बदला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की तीसरी बड़ी खबर की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी जुड़ी हुई है, जो कि भारत भी इसमें भागीदार दिखाई पड़ता है। दरअसल भारत की कंपनियों ने एक बार फिर रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों होने लगा। दरअसल भारी डिस्काउंट की खबर है। सबसे पहले तो ये कि रूस ने क्या तेल की सेल लगा दी है वरुण जी? क्यों भारतीय कंपनियां इतनी लाइन लगा रही हैं? जी बिल्कुल, इसको यही कहा जाए कि हाँ, तेल की सेल लगी हुई है। जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास में वो ये बताती हैं कि भारत की जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने सितंबर अक्टूबर के लिए रशियन तेल को खरीदना चालू कर दिया है, और रूस ने अपना जो उसका प्रमुख उराल क्रूड है उस पर डिस्काउंट की शुरुआत कर दी है। जो डिस्काउंट है उसको $3 प्रति बैरल बढ़ा दिया गया है, और जुलाई में जो भारत की कंपनियां हैं उन्होंने रूसी तेल की खरीद रोक दी थी क्योंकि जो छूट है वो कम हो गई थी। अब एक बार फिर ये जो रूसी तेल है इसकी हमें आमद भारत के बाजार में होती हुई दिखाई देगी, और वो भी बड़े पैमाने पर दिखाई देगी। और इसके बावजूद दिखाई देगी कि इसी बात से अमेरिका नाराज हो गया था। इसी बात से उसने भारत के ऊपर जो टैरिफ है उसको 25% ज्यादा कर दिया था। अब हम बहुत यहां पर ताल ठोक कर ये कह रहे हैं हाँ हम रूस का तेल खरीदेंगे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। यहां पर हमें यह भी पता चलता है कि जो $3 प्रति बैरल बढ़ने से भारतीय जो रिफाइनरीज हैं उनके लिए ये एक बहुत फायदे का सौदा हो गया है। और यह भी पता चलता है सितंबर अक्टूबर के लिए जो खरीद है वो भारत की तरफ से शुरू हो गई है। चीन ने भी रूस के तेल की खरीद को बढ़ा दिया है, और रूस का जो अब तेल है उसके लिए मार्केट कम से कम जो भारत और चीन जैसा जो बड़ा मार्केट है वो पूरी तरीके से खुला हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उराल क्रूड के अलावा बाकी जो क्रूड हैं जैसे वेरांडे क्रूड और साइबेरियन लाइट ये भी खरीदे जा रहे हैं। और यहां पर यह भी पता चलता है कि क्रूड आयात को लेकर भारत ने अभी तक फिलहाल तक कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि यहां पर एक चीज बहुत जानना जरूरी है कि भारत ने इस बात को लेकर हमेशा कहा कि जो ये हमें फायदे का सौदा हमारे लिए चूंकि है इसलिए हम रशिया से इस तेल को खरीद रहे हैं और खरीदते रहेंगे। ये हमारे फायदे की यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए इस तेल को खरीदना हम बंद नहीं करेंगे। ये भी पता चलता है यहाँ पर कि जो जुलाई 2025 है इसमें तकरीबन रूसी तेल की जो खपत है वो 24.5% कम हो गई थी, और 1.5 मिलियन
बैरल प्रतिदिन रही। और यहां पर दो चीजें थी, एक तो छूट कम थी, दूसरा मानसून में जो मांग होती है वो भी थोड़ा सा कम हो जाती है। इस वजह से भी भारत की जो खरीद थी रूस से तेल की वो कम हो कम गई। हुई थी। इस बीच ये हमने देखा कि मध्य पूर्व और अमेरिका से भारत का आयात थोड़ा बढ़ गया था, जिससे ओपेक का हिस्सा थोड़ा ऊपर आया और ग्लोबल सप्लाई बैलेंस में बदलाव भी हमने देखा था। अमेरिका की यहां पर चिंताएं हैं और अमेरिका की जो चिंताएं हैं उनको दरकिनार करते हुए भारत ने अपना स्टैंड अप एक साफ। एक चीज और मैं चाहूंगी, चूंकि आपने अमेरिका का जिक्र कर ही दिया है, तो क्या ये जो खरीद फिर से रूस से शुरू हुई है, क्या एक बार फिर अमेरिका भारत पर निशाना साधना शुरू कर रहा है? जी बिल्कुल। देखिए जो स्कॉट बेसेंट हैं, और स्कॉट बेसेंट जो हैं वो अमेरिका के वित्त सचिव हैं, इन्होंने इस बात को कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल सस्ते दाम पर खरीदता है और पेट्रोल डीजल जैसे परिष्कृत उत्पादों में बदलता है और भारी मुनाफा कमाता है। बात पूरी तरीके से ठीक है, गलत बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि रूस से जो भारत का आयात था वो पहले तकरीबन 1% था और अब वो बढ़कर 42% हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रक्रिया से भारत ने तकरीबन 16 अरब डॉलर का अतिरिक्त लाभ कमाया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो लाभ है ये भारतीय उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचता, ये लाभ जो है बड़ी रिफाइनिंग कंपनियां और देश के कुछ सबसे अमीर परिवारों तक ही सीमित है। और उन्होंने ये भी कहा कि चीन की हिस्सेदारी केवल 13 से 16% हुई है, यानी भारत की तरह उसने कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं लगाई। भारत का 1% से 42% हुआ है, चीन का 13 से 16 हुआ है, वहां कोई बड़ा अंतर नहीं दिखाई दिया। लेकिन भारत के गेम की जो बात है वो पूरी तरीके से अलग है। यहाँ तकरीबन 40% का जो एक बड़ा अंतर है वो भी दिखाई देता है। और ये भी दिखाई देता है कि रूस की कमजोर होती अर्थव्यवस्था को भारत की तरफ से सहारा मिल रहा है और वैश्विक प्रतिबंधों की गंभीरता जो है भारत उनको कमजोर कर रहा है। तो ये दो चीजें कही हैं स्कॉट बेसेंट ने, और स्कॉट बेसेंट अब इस बात को लेकर लगातार जो बयानबाजी है उसको कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अमेरिका अपना रंग दिखाने लगा है। अच्छा, इस बीच पीटर नवारो जो हैं वो अमेरिका से एक व्यक्ति हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है इस पूरे मामले में, क्या है वो खबर? देखिए व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार हैं पीटर नवारो, इन्होंने एक लेख लिखा और इस लेख में ये कहा कि रूसी तेल जो है, भारत का जो रूसी तेल की खरीद है ये पूरी दुनिया के लिए हानिकारक है। और उन्होंने कहा कि यदि भारत अमेरिका को अपना रणनीतिक साझेदार बनाना चाहता है तो उसे उसके अनुरूप व्यवहार करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत रूस और चीन दोनों के साथ नजदीकियों को बढ़ा रहा है और उसकी जो रूसी तेल की खरीद है ये यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसको आगे बढ़ा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन जो रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है वो उसके ऊपर अमेरिका ने कोई खास कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसका 13 से 16% हुआ था, जबकि चूंकि भारत का 1% से 42% हुआ था, इसीलिए भारत के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा है। तो जैसा मैंने बताया स्कॉट बेसेंट ने एक बयान दिया पीटर नवारो ने, और ये जो दोनों बयान हैं ये दोनों बयान अमेरिका से आए हैं और दोनों बयान कम धमकी ज्यादा लग रहे हैं। तो यहां पर हमें अब ये देखना होगा कि ये जो शख्स हैं जो इस वक्त ट्रंप के ऑफिस में बैठे हुए हैं और ये भारत को धमकी दे रहे हैं। अब भारत ने अपना स्टैंड तो साफ कर दिया कि हम तो तेल खरीदेंगे, तुम रूस से ही खरीदेंगे, तुम अपना देखो, क्योंकि एक देश के रूप में हम स्वतंत्र हैं, हम जहां से चाहें वहां से तेल खरीदें। एक चीज मैं अपने लिए भी समझना चाहूंगी और मुझे लगता है मेरे दर्शकों के लिए भी ये सवाल होगा कि जून की तिमाही में भारत की तेल कंपनियों के जो मुनाफे थे वो 2.5 गुना से ज्यादा बढ़े हुए दिखाई दिए। अब क्या ये जो तेल कंपनियां हैं, क्या ये मुनाफे वाले फायदे सिर्फ वही ले जाती हैं? क्योंकि आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल या जो भी ईंधन है इस तरीके के दाम कुछ घटते हुए दिखाई नहीं पड़े। जी बिल्कुल। देखिए जून तिमाही जो है Q1 जो है 2025-26 का, इसमें इन कंपनियों का जो मार्जिन है वो तकरीबन 2.5 गुना तक बढ़ गया। और इसकी वजह सबसे बड़ी ये थी पेट्रोल और डीजल पर जो रिटेल मार्जिन बढ़ा, इसकी वजह से ये कंपनियां हमें फायदे में जाती हुई दिखाई दी। कंपनियों ने कच्चे तेल को रिफाइन किया, पेट्रोल डीजल बनाया, उन्हें बेचा, तो प्रति लीटर पर जो मुनाफा था वो पहले से ज्यादा उन्हें मिला। तो एक तो ये कि रूस से कच्चा तेल सस्ता मिला तो इनपुट कॉस्ट जो होती है कंपनियों की वो कम हो गई। दूसरा, रिटेल प्राइस जो है वो स्थिर हैं,
क्योंकि भारत में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव कोई नहीं हुआ है। बहुत बड़ा क्या मैं कहूं, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। और लागत कम हुई तो यानी मार्जिन यहां पर बढ़ गया। तीसरी चीज, गर्मियों का सीजन था, ट्रैवल का सीजन था, लोग पहाड़ों पे जा रहे थे, घूमने के लिए निकले थे, तो बिक्री हमारी जो पेट्रोल और डीजल की है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से मार्जिन हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हाँ, ये बात ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल तीनों की कमाई काफी ज्यादा बढ़ गई। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पिछले साल की तुलना में 2 से 2.5 गुना बढ़ गया। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात प्रतीक्षा यह है कि ये हम तक क्यों नहीं आया, यही सवाल। तो इसके जवाब में यह है कि देखिए, एक मर्तबा हमने बहुत आसान शब्दों में बताया था कि जो भारत तमाम तरीके की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाता है, फ्रीबीज देते हैं, सब्सिडी देते हैं, तो उसमें इस पैसे को इस्तेमाल करते हैं। भारत के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो इसी पैसे से बन रहा होता है। तो सरकारी कंपनियां सरकार को डिविडेंड देती हैं, टैक्स के रूप में तमाम चीजें देती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारे पास में आता है। यहां पर मैं 2-3 चीजें बताऊंगा। देखिए कि चीन ने हाल के महीनों में रूस से कच्चे तेल की खरीद को बढ़ा दिया है। रूस चीन के लिए सबसे बड़ा तेल का सप्लायर बन गया है, और यह कदम उस वक्त पे लिया गया है जब अमेरिका और यूरोप जो है वो रूस के ऊपर सख्त प्रतिबंधों को लगाया उन्होंने हुआ है। अमेरिका का ये जो डबल स्टैंडर्ड है वो बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भारत पर लगातार दबाव बना रहा है कि रूस से सस्ता तेल मत खरीदो, और चीन से कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन बार बार, जैसे हमने 2 बयान दिखाए, स्कॉट बेसेंट का और हमने पीटर नवारो का बयान दिखाया, जिन्होंने इस बात को कहा कि भारत ने चूंकि तेल ज्यादा खरीदा 1% से 42%, और जो चीन ने केवल 13 से 16 किया, इस वजह से भारत की जो गलती है वो ज्यादा बड़ी है और जो चीन की गलती है वो छोटी है। इसलिए हमने जो चीन है उसके ऊपर कोई खास प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, जबकि जो भारत है उसको अमेरिका निशाने पर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बेबुनियाद बात ट्रंप और अमेरिका की। बिल्कुल, अब पता बहुत जल्द चल जाएगा कि क्या कुछ इस मामले में आगे होने वाला है। हालांकि जो 15 अगस्त वाला जो पीएम मोदी का भाषण था उसने तमाम जो चीजें हैं मुझे लगता है उनको साफ कर दिया है, और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने का जो संदेश जो दिया गया है सरकार के द्वारा, अगर इस लाइन पर हम आगे बढ़ते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं, तो मुझे लगता है हाँ, आने वाले वक्त में हम शायद एक ऐसी स्थिति में निर्भर नहीं होंगे विदेशी ताकतों पर। जी बिल्कुल ठीक है वरुण जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन 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 को इतना विस्तार देने के लिए। आप सब दर्शकों को अगर खबर पसंद आई हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, और किस तरीके की खबरें आप और इस धन 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 कार्यक्रम में देखना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।